अगर आप कंप्लीटली देखते हैं सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के हवाले से, तो आज के सेशन देखने के बाद आप इन दोनों टर्म्स को, इन फिनोमिनन को भी देखेंगे, इन टर्म्स को भी देखेंगे और इससे रेलिवेंट जितने भी इसकी डेफिनेशन है, इसकी डिस्क्रिप्शन है और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको बड़े आसानी के साथ आप अंडरस्टैंड कर लेंगे और इस हवाले से आप मुकम्मल तौर पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग आप हासिल कर लेंगे और अपने जितने व्यूज हैं उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर पे गौर करें तो यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज नजर आती हैं जो कि इक्लिप्सिस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है द सन यानी सूरज, सेकंड नंबर पे है द अर्थ एंड द थर्ड वन इज मून। यानी सूरज, चांद और जमीन, ये 3 इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके साथ इक्लिप्सिस रिलेट करती हैं या जिनसे इक्लिप्सिस होती हैं। इस पिक्चर में अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको 2 ऑर्बिट्स नजर आते हैं। द फर्स्ट ऑर्बिट इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड दैट ऑर्बिट इज अराउंड द सन। यानी पहला ऑर्बिट जो है ये अर्थ का है और अर्थ की रोटेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो सन के अराउंड है और सन के अराउंड जो उसकी रोटेशन है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी जमीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। रेवोल्यूशन इज अ मेजर एक्टिविटी, ये एक बड़ा एक्टिविटी है और जमीन 365 दिन या 1 साल में एक चक्कर मुकम्मल करती है। जमीन की इस रेवोल्यूशन के नतीजे में सीजनल वेरिएशंस होते हैं यानी सीजन्स चेंज होते हैं। यानी जमीन पे कुछ हिस्सों पे बहार आती है तो कुछ पे खज़ां होता है, कहीं सर्दी होती है तो कहीं गर्मी होती है। तो ये मेजर सीजनल वेरिएशंस होती हैं वो अर्थ के रेवोल्यूशन के जरिए होती हैं। इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी भी एसोसिएट है एंड दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है एंड दैट रोटेशन इज कंपैरेटिवली अ स्मॉलर एक्टिविटी देन अ रेवोल्यूशन। अर्थ टेक 360 डिग्रीज एंड इट कंप्लीट्स 360 डिग्रीज रोटेशन पीरियड इन 24 आवर्स और 1 डे। यानी अर्थ रोटेशन का जो पीरियड है वो 24 आवर्स या 1 दिन है और इस 1 दिन या 24 घंटे के अरसे में या टाइम पीरियड में अर्थ 360 डिग्रीज की रोटेशन करती है। तो अर्थ के रोटेशन के नतीजे में डेज एंड नाइट्स बनते हैं। यानी वो एरिया जो सूरज के सामने होते हैं वहां पे दिन होता है और वो एरियाज जहां पे सूरज के मुखालिफ सिमत में होते हैं वहां पे नाइट होती है या टाइम पीरियड कोई मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह अर्थ की रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इक्लिप्सिस के हवाले से आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि इक्लिप्सिस, खास सोलर इक्लिप्स हो या ल्यूनर इक्लिप्स हो, कोई भी हो, वो उसी सूरत में होगी जब सूरज, चांद और जमीन एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। यानी जब वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे अपनी रोटेशन या रेवोल्यूशन के दौरान, उनके बीच में एक सीधा रास्ता बन जाएगा, वो एक दूसरे के रास्ते में आएंगे तो तभी कोई इक्लिप्स होगी या ल्यूनर इक्लिप्स होगी या सोलर इक्लिप्स होगी। इसके अलावा अगर उनकी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो कोई भी इक्लिप्स वाज़े वजूद में नहीं आएगी। तो इस बात को आपने अच्छी तरीके से ज़हननशीन करना है इक्लिप्सेस के हवाले से। आइए पहले हम इस पिक्चर पर गौर करते हैं। इस पिक्चर में हम गौर करते हैं तो यहाँ पे हमें सूरज, चांद और जमीन एक स्ट्रेट लाइन में नजर आते हैं। यानी सूरज, चांद और जमीन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है और यहाँ पे चांद की जो पोजीशन है वो जमीन और सूरज के सेंटर में है या जमीन और सूरज के दरमियान है। इस स्ट्रेट लाइन के बीच में या सेंटर में अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी है तो वो मून है जो कि जमीन और सूरज के सेंटर में नजर आता है। अब ये मून की जो ये पोजीशन है, इससे जो सूरज की रोशनी या रेज होती हैं वो जो आगे जमीन पर जाती हैं चांद की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं। चूंकि चांद जमीन और सूरज के सेंटर में आ जाता है, उसके दरमियान में आ जाता है, लिहाजा सूरज की रोशनी और शुआएं जो जमीन की तरफ जा रही होती हैं वो चांद की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, वो रास्ते में रुक जाती हैं। रिजल्टेंटली ये जो सन रेज और सनलाइट है ये जमीन तक नहीं पहुंच पाती। जमीन का वो हिस्सा जिस पे सूरज की शुआएं नहीं पहुंच पाती वहां पर डार्कनेस हो जाती है और यही डार्कनेस या कंप्लीट होती है या पार्शियल डार्कनेस होती है या मुकम्मल तौर पर होती है, जुज़वी तौर पर होती है और इस डार्कनेस को सोलर इक्लिप्स कहते हैं।
यहां एक चीज आपने अच्छी तरह गौर करनी है कि सोलर इक्लिप्स में हमेशा चांद सेंटर में आता है और चांद सूरज और जमीन के बीच में आके सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने से या जाने से रोक लेता है। तो इस मंजर को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। यानी सूरज किरण में चांद का रोल सेंट्रल है, वो सेंटर में आ जाता है और उसकी वजह से इक्लिप्स होती है। इस पिक्चर पे हम गौर करते हैं तो यहाँ पे सूरज, जमीन और चांद हमें एक स्ट्रेट लाइन में नजर आते हैं, जिन्हें सूरज, चांद और जमीन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन कायम हो जाती है। और यहां पे अगर सेंटर की पोजीशन में देखें या दरमियान की पोजीशन पे देखें तो अर्थ यहां पे नजर आती है। अब अर्थ की इस पोजीशन की वजह से सूरज से जो आने वाली रोशनी और शुआएं हैं वो आगे चांद पर नहीं पहुंच रही, यानी अर्थ सेंटर में होने की वजह से उन रेस को, उस रोशनी को ब्लॉक कर देती है। लिहाजा उस ब्लॉकेज की वजह से जो सूरज की रोशनी होती है या रेस होती है वो चांद पर नहीं पहुंच पाती, जिससे चांद पे कंप्लीट या पार्शियल डार्कनेस हो जाती है, यानी चांद के ऊपर अंधेरा छा जाता है और इस मंजर को ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां जमीन, चांद और सूरज के सेंटर में आ जाती है। इससे पहले हमने सोलर इक्लिप्स में देखा था तो चांद, जमीन और सूरज के सेंटर में आके रोशनी ब्लॉक की थी, सन रेज को ब्लॉक की थी और वो रेज जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो उस सिलसिले में सोलर इक्लिप्स होता था। यहां पे जमीन, सूरज और चांद के सेंटर में आ गई है और इस ब्लॉकेज की वजह से जो रोशनी है वो चांद पर नहीं पहुंच रही, लिहाजा इसे ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। यहां आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि आपने जमीन और चांद के ऊपर गौर करना है तो आप इक्लिप्सेस को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस पोजीशन में देखें तो जमीन, सूरज और चांद के बीच में है तो ये ल्यूनर इक्लिप्स है, क्योंकि रोशनी जो है वो ब्लॉक हो रही है चांद पर जाने से और डार्कनेस आती है चांद के ऊपर। अगर इसी अर्थ की पोजीशन पे चांद आ जाएगा, यानी मून यहां पे आ जाएगा अर्थ की पोजीशन पे, तो सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाएगी और चांद जमीन पर रोशनी न पहुंचने का या डार्कनेस का बायस बनता है, तो उस मंजर को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और जिसमें चांद पर डार्कनेस आती है, जमीन सेंटर में आ जाती है, उसे ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के हवाले से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में अक्सर आता है कि वो किस मून पे होती है, फुल मून पे होती है या न्यू मून पे होती है। वैसे तो ये लोग रट्टा लगाते हैं, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में समझा दूं ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज ज़हनशीन रहे। सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के हवाले से आपने ये चीज ज़हनशीन करनी है, जो दो फेजेस चांद की इंपॉर्टेंट हैं, जो इक्लिप्सेस से रेलिवेंट हैं, वो सिर्फ दो हैं। नंबर 1 न्यू मून एंड द सेकंड वन इज फुल मून। एक बिल्कुल नया चांद और एक मुकम्मल चांद। इसके अलावा किसी और फेज ऑफ द मून में सोलर इक्लिप्स या ल्यूनर इक्लिप्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यू मून पे कौन सी इक्लिप्स होती है और फुल मून पे कौन सी इक्लिप्स होती है। आपने रट्टा नहीं लगाना, बड़े इंटरेस्टिंग वे में इसको समझना है। अब यहां अगर आप गौर करें, मून की जितनी भी फेजेस हैं उसमें से वाहिद ये दो फेजेस ऐसी हैं जहां पे मून की डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके अलावा किसी डायरेक्शन में भी आप मून की फेज को आपस में इंटरचेंज करेंगे या इंटर रिलेट करेंगे तो उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सीध में नहीं बनती। तो यही दो फेजेस हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में बनती हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इक्लिप्सेस उसी वक्त बनती हैं जब जमीन, सूरज और चांद एक लाइन में होते हैं। तो पता चला कि चांद की दो फेजेस हैं, उन्हीं में वो उनकी स्ट्रेट लाइन सूरज और जमीन के साथ बनती हैं, या वो न्यू मून होगा या वो फुल मून होगा। अब हम देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स चांद की कौन कौन सी फेजेस पे होती हैं। फर्स्टली हम देखते हैं, अगर सन पहले नंबर पे यहाँ आता है, उसके बाद अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सेकंड पे यहाँ पे मून आता है। और फर्ज कर लीजिए यहाँ पे हम एक और फर्जी लाइन बना लेते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, सन, उसके बाद मून एंड अर्थ। हमने पहले पढ़ा है कि जब सूरज, चांद और जमीन एक सीध में आ जाते हैं और चांद जमीन और सूरज के सेंटर में आ जाता है तो इस फिनोमिनन को सोलर इक्लिप्स कहते हैं। यहाँ चांद
रोशनी को जमीन पर न पहुंचने का बायस बनता है। और ये फिनोमिनन सिर्फ उसी वक्त बनता है जब चांद न्यू मून की फेज में होता है, यानी बिल्कुल नया होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से ज़हननशीन करना है कि सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून फेज पे होती है, इसके अलावा किसी और फेज में सोलर इक्लिप्स नहीं होती। सिर्फ न्यू मून की फेज पे सोलर इक्लिप्स होती है, उसी वक्त ही सूरज, जमीन और चांद की एक डायरेक्ट लाइन बनती है। चांद, जमीन और सूरज के सेंटर में उसी वक्त आता है और ये पोजीशन उसी वक्त होती है जब उसकी न्यू फेज वाली पोजीशन होती है या न्यू फेज वाला उसका फेज होता है, तो तभी वो जमीन और सूरज के उसके सेंटर में आता है। लिहाजा सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून पे होती है। इसके बरक्स हम एक और सिचुएशन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सन नजर आता है और उसके बाद सेंटर में अर्थ आती है। अब सेंटर में जब अर्थ आती है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है सन, अर्थ एंड मून के बीच में। और हमने पढ़ा था कि जब अर्थ, सन और मून के सेंटर में आती है, बीच में आती है और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो अर्थ डिस्टर्ब और ब्लॉक्स लाइट्स फ्रॉम रीचिंग द मून। सो दिस कंडीशन कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स। और याद रखें, ल्यूनर इक्लिप्स हमेशा उस कंडीशन में होती है जब चांद फुल मून की स्टेज पे होता है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि ल्यूनर इक्लिप्स हमेशा उस वक्त होगी जब चांद सूरज के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में होगा, यानी जमीन से उस साइड पे होगा, सूरज के सबसे दूर होगा। ल्यूनर इक्लिप्स हमेशा उस वक्त होता है जब चांद सूरज से सबसे ज्यादा फासले पर होता है, यानी सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये सूरज से एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में उसी सूरत में बनती है जब चांद फुल मून की फेज में होता है। तो लिहाजा इस कंडीशन में आपने याद रखना है कि ल्यूनर इक्लिप्स हमेशा फुल मून फेज पर होती है। ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के हवाले से दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से समझना जरूरी है। वन इज अमरा and the other one is penumbra. These are the two regions जो कि solar eclipse और lunar eclipse के साथ associated है। यहाँ अगर इस पिक्चर में आपको देखें तो यहाँ moon is between the earth and the sun and the sun rays or sunlights are blocked by the moon and these rays do not reach at the earth at this point. So here there is one region which completely darkens or blocks the light to reach at the earth, and this complete region of eclipse is called umbra region. वो एरिया जहाँ पे complete darkness होती है, complete eclipse होती है, उसे umbra region कहते हैं। On the other hand, there are regions outside umbra regions, and this is the region that is outside the umbra region, and this region is partially darkened. यहाँ पे मुकम्मल डार्कनेस नहीं है बल्कि पार्शियल डार्कनेस है। तो इस पार्शियल डार्कनेस वाले रीजन को पेनम्ब्रा रीजन्स कहते हैं। इसे पेनम्ब्रा रीजन्स कहते हैं जहां पे कंप्लीट डार्कनेस नहीं होती, कंप्लीट एक्लिप्स नहीं होती, बल्कि पार्शियल डार्कनेस और पार्शियल एक्लिप्स होती है। इसे पेनम्ब्रा रीजन्स कहते हैं। आप आसानी के लिए आप इसको यूं याद कर सकते हैं, P इज फॉर पार्शियल, यानी पार्शियल से मुराद ये है पार्शियल इक्लिप्स और पार्शियल डार्कनेस। तो इस तरह आपने P को एसोसिएट करना है पार्शियल डार्कनेस के साथ या पार्शियल डार्कनेस के साथ, तो आप अम्ब्रा और पेनम्ब्रा रीजन्स के हवाले से क्लियर हो जाएंगे।